आज हम 2022 जून का जो साइकिल था 2021 दिसंबर और 2022 जून का, तो उसका पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दुख संयोग वियोग योग सन्नित्यम योग की यह परिभाषा भगवत गीता के किस अध्याय के कौन से श्लोक में दी गई है? श्लोक नंबर दिया गया है और भगवत गीता के अनुसार परिभाषा दी गई है। आप लोगों को उसका आंसर चुनना है। बताइएगा क्या हो सकता है। दुख संयोग वियोगम योग सन्नित्यम, ये परिभाषा किस अध्याय के किस मंत्र में दी गई है? जल्दी से ऑप्शन डी। आंसर। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी लग रहा है, ऑप्शन डी। हाँ, तो भगवत गीता के 60 अध्याय के आत्म संयम योग है, उसमें 23 नंबर का एक श्लोक है, ठीक है, उसमें दिया गया है। ये तो हमारा 23 का हुआ। और दूसरे अध्याय का 48 समत्वम योग उच्यते, ये परिभाषा दी गई है, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरे का 50 नंबर का श्लोक, योग कर्मसु कौशल्यम, कौशल्यम का अर्थ दिया गया है अपना ये जो निष्काम कर्म, ठीक है, कौशल्यम का अर्थ है निष्काम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा हुआ समत्वम योग उच्चते पहला नंबर का, ये समत्वम योग उच्चते हो गया। ये कौशल्यम, ठीक है, तो इसमें तो दिया नहीं है, ठीक है, इसमें दिया नहीं है कोई भी। और ये 3 परिभाषा आती है और एक आती है एक्स्ट्रा 6वें अध्याय के 17 नंबर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा नहीं है तो ध्यान रखिएगा। सपनावबोधस्य वो जो श्लोक है उसमें आता है, ठीक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्तु कर्मसु, ठीक है, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुखा, ये वाला जो श्लोक है उसमें बताया गया है। तो ये चारों नंबर का याद रखना है आप लोगों को। 52 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेद शब्द से अभिप्राय है, तो वेद शब्द से क्या अभिप्राय है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनना है। ऑप्शन सी मंत्र संहिता। मंत्र संहिता, ऑप्शन सी मंत्र संहिता, ये राइट आंसर है। वेद शब्द से क्या है? मंत्र संहिता। मंत्र संहिता श्रुति भी बोला जाता है, श्रुति भी बोलते हैं, या मंत्र संहिता। पहले ही इसमें संहिता बताया गया है, ठीक है ना, पहले इसमें इनका अध्याय में संहिता बताई गई है, तो ये मंत्र संहिता आ जाएगी इसमें। फिर ब्राह्मण पार्ट आता है, आरण्यक पार्ट आता है, फिर आता है उपनिषद पार्ट, ठीक है, ये 4 पार्ट है। तो मंत्र संहिता संहिता के पार्ट में बताया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। वेदत्रयी, वेदत्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये आते हैं। तो साम और अथर्ववेद नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। प्रस्थानत्रयी में उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये 3 चीजें आती है। अब ये निरुक्त, निरुक्त क्या चीज है? देखिए इसमें था ना हमारे क्वेश्चन में, ये जो निरुक्त, ये जो निरुक्त क्या चीज है देखिए। तो निरुक्त आता है जो वेदांग, वेद के अंग जो है उसमें आता है, जिसमें पर्यायवाची क्या वगैरह शब्दों को बताए रहते हैं। वेदांग में शिक्षा, कल्पन, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ठीक है, ये 6 अंग भी ध्यान रखना है, ये निरुक्त है इसमें आता है। सर ये वेदों के पढ़ने के नियम है ये शायद, ये क्या ये हाँ, उनके देखिए एक अंगी होता है जो हमारा शरीर है, ये पूरा हमारा अंगी हो गया, ये हमारा अंगी हो गया, हाँ, यानी वेद हो गया, ये वेद हो गया। लेकिन जो उसके पार्ट है, जब हाथ पैर है ना, ये हाथ, ये आंख जो है वो, और ये पैर जो है ना, ये इसका अंग है वेद के, ठीक है। इसमें व्याकरण का भाग आता है निरुक्त में, और जो हार्ड टाइप व्याकरण रहता है उसमें, ठीक है, निरुक्त में व्याकरण टाइप ही आता है। 53 नंबर।
न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध एवं प्रमुख सिद्धांत है। क्या बताया गया न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध और प्रमुख सिद्धांत? सत्कार्यवाद। और बताइएगा। असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद होगा। सत्कार्यवाद तो सांख्य दर्शन का है, ठीक है। असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का है, ये सांख्य दर्शन का है। कारण और कार्य से उत्पत्ति होती है, ठीक है। और असत्कार्यवाद में कारण और कार्य से नहीं होती है। तो इसमें कारण और कार्य आता है सत्कार्यवाद में, और असत्कार्यवाद में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखो। और ये जो अनिर्वचनीय ख्याति है, जो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है, ये आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, देख लीजिएगा इसको। जैसे असत्कार्यवाद, ये अक्षपात बोला जाता है उस न्याय दर्शन को। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का। ब्रह्म विवर्तवाद ये अद्वैत वेदांत है, शंकराचार्य ने दिया है। और एक सूत्र आता है इसमें, आत्म ख्यातिर सख्यातिर ख्याति ही ख्यातिर यथा तथा अनिर्वचनीय ख्यातिरेत ख्याति ही पंचकम। एक श्लोक आता है, इसमें बताया गया है जैसे आत्म ख्याति है, ये विज्ञानवादी बौद्ध का मत बताया गया है, ठीक है। असख्याति जो है ये शून्यवाद बौद्ध मत का है, उसमें भी बौद्ध मत में भी मत है, ठीक है। अख्याति में मीमांसा के प्रभाकर बताया गया है। एक कुमारिल है और एक प्रभाकर है, ये जो भाष्य लिखे गए हैं मीमांसा पर, ठीक है। तो ये प्रभाकर का है। अन्यथा ख्याति ये न्याय दर्शन में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन में, ठीक है। अनिर्वचनीय ख्याति या अद्वैत वेदांत। 54 बौद्ध के त्रिरत्न हमने एक्सप्लेन करके बताया था ना आप लोगों को, हमने बताया था अभी जैसे 2023 का जब हम स्टार्ट कर रहे एनालिसिस कर रहे थे तब। तो बताइएगा बौद्ध के त्रिरत्न क्या है? प्रज्ञाशील समाधि। समाधि। ठीक है। और ये जो सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार किस में आता है, कोई बता सकता है? ज्ञान जैन दर्शन। दर्शन। अष्टांग मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। ये जैन दर्शन के त्रिरत्न है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें और इसमें डिफरेंट है, ये चरित्र ज्ञान और आचार, सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार ये जैन के है। और ये आता है बौद्ध दर्शन के, प्रज्ञाशील समाधि, ठीक है, ये बौद्ध दर्शन के। और ये तप स्वाध्याय ईश्वर, ये पता होगा आप लोगों को, ये क्या है? क्रिया योग। क्रिया योग है, पातंजलि योग सूत्र में है। और ये ये बौद्ध का है, अष्टांगिक मार्ग का है ये। अब ये किस में? ये बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का है, अष्टांगिक मार्ग में आता है, ठीक है। तो चारों क्लियर हो गए, अभी हो रहा है धीरे धीरे क्लियर। यस हाँ जी सर। और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं होती, ठीक है। त्रिरत्न प्रज्ञाशील समाधि बौद्ध के त्रिरत्न है। ये 4 आर्य सत्य बताया था मैंने, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख मार्ग, ठीक है। ये आर्य सत्य भी पूछा जाता है। ये प्रज्ञाशील समाधि, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये याद होनी चाहिए चीज, ठीक है। और इसके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक बताए गए, जिसमें साहित्य संग्रह है, मतलब साहित्य जमा हुआ है, ठीक है। जैसे एक एक पिटक में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, उसी तरह से सुप्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। उनके ज्ञान, उनके दर्शन के बारे में बताया गया है उसमें। ये जैन के 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय द्वारपाल, द्वितीय का नाम बताना। उसमें मुक्ति के 4 द्वारपाल बताए गए हैं योग वशिष्ठ में। उनमें से हमको दूसरे नंबर का बताना है द्वारपाल क्या हो सकता है। चारों को सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो आप लगा लोगे, ठीक है। क्या हो सकता है बताइए, ये 4 बताए गए हैं मुक्ति के द्वारपाल। इसमें 6 अध्याय आता है, हाँ प्रकरण आते हैं, प्रकरण, ठीक है। वैराग्य प्रकरण,
मुख्य प्रकरण में आता है ये, ठीक है। फिर स्थिति प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरणम, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण के दो भाग आते हैं, पूर्वार्थक और उत्तरार्थक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है दूसरे नंबर का? विचार, हाँ, विचार, शम, विचार, संतोष, साधु संग। ये आपको लाइन से याद होना चाहिए। चार बताए गए, पहला है शम, दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, चौथा है साधु संग। मोक्ष के चार द्वारपाल। इसमें जैसे 32,000 श्लोक बताए गए हैं, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। इधर उधर बता रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ में दिखता है 28,000 है, 29,000 है, 33,000 है। नहीं, ऑलरेडी ये श्लोक में दिया गया है 32,000 करके, ठीक है, उसी ग्रंथ में दिया गया है 3 शब्दों, ठीक है। ये 3 शब्दों से और 6 प्रकरण बताया मैंने, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, उत्पत्ति, स्थिति और उपशम और निर्वाण। निर्वाण के दो भाग आते हैं, पूर्वार्थ और उत्तरार्थ। पूर्वार्थ यानी पहला भाग, उत्तरार्थ यानी बाद वाला भाग। इसमें अद्वैत वेदांत है और ज्ञान योग, ज्ञान योग की चर्चा आती है, ठीक है, ध्यान रखना। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत मानते ही वशिष्ठ से योग वशिष्ठ में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, अब देख लेंगे इसमें। उसी का क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति का वर्णन आता है? तो शिव और शक्ति का वर्णन किस में आता है? निर्वाण प्रकरण में, पूर्वार्थ में या उत्तरार्थ में? तो उत्तरार्थ में आता है, ठीक है, निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्थ में आता है। हमने 6 प्रकरण देखा, 6 प्रकरण में भी निर्वाण प्रकरण में 2 आते, पूर्वार्थ और उत्तरार्थ। उत्तरार्थ में इसका वर्णन आता है शिव और शक्ति का, ठीक है। कोई डाउट इसमें बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। सर ये योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक बताए हैं आपने? हाँ, 32,000 श्लोक योग वशिष्ठ में पूरे में? हाँ, 32,000 श्लोक। ठीक है सर। 57 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने 23 में ही कर दिया था इसको। किसके द्वारा प्रेरित मन विश्व तक पहुंचता है? किससे उपनिषद। ये प्राण चलता है? ये उपरोक्त प्रश्नों से प्रारंभ होने वाला उपनिषद है। सर केन उपनिषद है ये? केन उपनिषद है। देखिए 22 में भी आया, तो 22 का जब हम पेपर एनालिसिस किए होते, समझ पिछले साल, समझ कोई भी हो, तो 23 का क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, है ना। ये तो होगा किसके द्वारा प्रारंभ होता है? मन, प्राण, वाणी, स्रोत। ये जैमिनी उपनिषद है, ध्यान रखना, ये सामवेद के तलवकार शाखा से लिया गया है। और ये यक्ष का उपाख्यान इसमें बताया जाता है। हमने 23 के पेपर में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, छांदोग्य उपनिषद के संबंध में असत्य कथन। असत्य क्या है? देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, तो असत्य चुनना है हम। बताइए, उद्गीत 3 अक्षर वाला है, उपद्रव्य 4 अक्षर वाला है, अक्षरों वाला है, हिंकार 3 अक्षर वाला है और उद्गीत 4 अक्षर वाला है। सर बताइए। डी है, उद्गीत 4 डी अक्षर वाला। चार डी अक्षर वाला है। तो देखिए इसमें उद्गीत में 3 शब्द आ रहे हैं ना, उ, हाँ सर, उद्गीत। आ ओ उद, गी और थ, ठीक है, ये 3 शब्द है। ये भी उपद्रव्य में 4 शब्द है, उपद्रव्य, है ना, सिंपल है ये तो, ठीक है, ये भी सही है। हिकार, हिंकार में भी 3 शब्द है, ही, का और र, ठीक है, ये भी। अब लेकिन इसमें 4 शब्द दिया गया, तो ये गलत है। एक श्लोक आता है ऋषि ब्राह्मण, सॉरी, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। हाँ, तो इसमें एक श्लोक आता है, ये वाला श्लोक लिखा है क्या? नहीं, श्लोक तो लिखा नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें हिकार 3 अक्षर वाला, प्रस्ताव, प्रस्ताव भी देखिए ये क्वेश्चन में आ सकता है, प्रस्ताव आगे दे सकता है। तो 2 3 अक्षर वाला, ठीक है, मेरा थोड़ा सा आग दर्द कर रहा है। आदि, ठीक, आदि ये 2 शब्द वाला है, 2 अक्षर वाला आदि, ठीक है। प्रतिहार, प्रतिहार ये 4 शब्द वाला है। उद्गीत ये 3 शब्द वाला है, उपद्रव्य 4 और निधन 3 शब्द वाला है। टोटल मिला के 22 अक्षर हो जाते हैं, समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन, ठीक है। पहले 21 तक जो आदित्य लोग लेके जाएगा, जो 21 अक्षर तक है वो आदित्य लोग लेके जाएगा पहले वाले, और जो 22वां जो अक्षर है वो दुख शोक रहित लोग लेके जाएगा। 59 क्वेश्चन है, धारणा वीर मनोधैर्य याति
चैतन्यमद्भुतम किस योगोपनिषद में आया है, मतलब योग के उपनिषद में बताया गया। जो हमारा सिलेबस में 8 योग के उपनिषद है, उसमें से बताना है आपको। धारणा और भी मनोधैर्य, धारणा से क्या होता है, मन धैर्य होता है, ठीक है, मन की धैर्यता आती है। ऐसे हमको समझना है, फिर जाकर आंसर देना है। बताइए, योग चूड़ामणि, योगराज उपनिषद, नादबिंदु उपनिषद, योग तत्व उपनिषद। योग चूड़ामणि। हाँ, योग चूड़ामणि राइट आंसर। मनोज एक्सप्लेन कर लेते हैं। योग चूड़ामणि में बताया गया है षडांग योग के अंतर्गत है धारणा, वही है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग चूड़ामणि और गोरख संहिता 90% मिलता जुलता है। ये कभी भी कंपेयर करके पढ़ना, जैसे हट प्रदीपिका और हट रत्नावली, इसको कंपेयर करके पढ़ना, 2 का ग्रुप करके, ठीक है। उसी तरह से ये योग चूड़ामणि और गोरख संहिता सेम चीजें हैं, ठीक है। और ध्यान विदु में भी 6 उपनिषद, 6 योग के प्रकार आते हैं ध्यान उपनिषद में भी, ठीक है। चूड़ा बिंदु करके ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, चूड़ा बिंदु करके 6 अंग वाला। योगराज में 4 योग बताए गए हैं, नाद बिंदु में 12 मात्राएं बताई गई है, ठीक है, ओमकार की 12 मात्रा बताई गई है। योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग बताया गया है, जिसमें धारणा को पंचमहाभूत पर करना चाहिए, ठीक है। 60 नंबर आता है श्वेतर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल, जब हम ध्यान करते हैं तब उसमें स्थल बताया गया अनुकूल, ठीक है, अच्छा वाला स्थल बताया गया, उसकी विशेषता बताई गई है। तो क्या हो सकता है, अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो अच्छे स्थल में सम्मिलित नहीं। मरुभूमि। हाँ, मरुभूमि। रेगिस्तान में कौन करेगा योगा अभ्यास, है ना। मतलब ध्यान कौन करेगा, है ना। तूफान आ गया, उल्टा कर लेके चला जाएगा, तो इसलिए मरुभूमि में नहीं करना है, मरुभूमि में नहीं करना है, बच के रहना है। बाकी क्या था, कुछ नहीं था। तो समतल भूमि होनी चाहिए, ना ऊंची ना नीची, समतल भूमि, पवित्र स्थान होना चाहिए और मनोनुकूल, हमारे मन के अनुसार, है ना। मन भी उसमें धैर्यता होनी चाहिए ना, मनोनुकूल भी होना चाहिए, ठीक है। तो रेगिस्तान में नहीं करना चाहिए, सिंपल था, कोई डाउट नहीं था इसमें। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। 61 में बताया गया है कुक्कुट आसन का वर्णन किस योगोपनिषद में आया है। एक सिंपल क्वेश्चन है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। क्योंकि योग तत्व उपनिषद त्रिशिक बराबर, क्योंकि योग के उपनिषद है, ये अकेले में ही बताया गया है। 17 उपनिषद, सॉरी 17 आसन बताए गए हैं, ठीक है। तो ये अकेले उपनिषद में बताया गया है, जो योग के उपनिषद है उसमें। योगराज में कोई आसन बताया है क्या, श्वेता में भी नहीं इसमें। तो योगराज में 4 अंग बताए गए, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, 4 अंग बताए गए, सिर्फ श्लोक में दिया गया है। 21 मंत्र है, मंत्र योग, लय योग, ये हठ योग लास्ट में आएगा और पहले राजयोग आएगा, ठीक है, श्लोक में दिया गया है इसी। और 9 चक्र की बात बताई गई है लय योग में, जो व्यास जी बोले गए थे, व्यास जी ने लय योग की साधना की थी, ठीक है। और वत्सराज ने मंत्र योग की साधना की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र की साधना की थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आप। श्वेतर उपनिषद के अनुसार इसमें दिया गया कि जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी, है ना, वो मन को। जागरूक होकर वश में करना चाहिए। जिस तरह का दुष्ट अश्व को, ठीक है, दुष्ट अश्व की बात बताई गई है। तो योगी को क्या करना चाहिए, किसको मन। रोकना चाहिए, मन को। या आप लोग, ये कोई भी आंसर गलत कर देगा, ठीक है, मतलब पढ़ा नहीं है अच्छे से, आराम से गलत कर देगा, क्योंकि ज्यादातर अश्व, अभ्यास सर ने आज ही कराया ये। हाँ, क्योंकि आज पढ़ा है तो इसलिए याद है आप लोगों ने, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अश्व के लिए इंग्लिश चाहिए बहुत ग्रंथ में, ठीक है।
बहुत सारे ग्रंथ में इंद्रिय ही आती है। जैसे कठोपनिषद में भी बताया गया, कठोपनिषद में भी बताया गया इंद्रिय अश्व के लिए, अश्व इंद्रिय है, ठीक है, लेकिन इसमें मन है अश्व, ये ध्यान रखना है आप लोग। आज ही पढ़ाया गया तो आप लोग गलत तो नहीं कर सकते हो, है ना। चलो अच्छी बात है। तो इसमें ये था, ठीक है। ये श्लोक है द्वितीय अध्याय के दूसरे अध्याय के नवा सूत्र बताया गया ध्यान के बारे में, ठीक है। प्राणान प्रिय 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 सत्य चेष्ट शिने प्राणे नासिक योच्छवसी दृष्टाश्वयुक्तमिव बाहमेनम मेनम, ठीक है, मन, ठीक है। विद्वान मनो, देखिए इसमें आएगा विद्वान मनो धारयेता प्रयतः, मन को धारण करता है। तो रथ के लिए कठोपनिषद में शरीर बोला गया है, रथी के लिए आत्मा सेम है, सारथी के लिए बुद्धि, लगाम यानी प्रगह हम बोलते हैं संस्कृत में, और मन, ठीक है, और घोड़ों की इंद्रिय बोला गया है। ये कंफ्यूजन चीज हो सकती है, तो आप लोग ध्यान रखना इसको ग्रंथ के अनुसार। ये देखिए घोड़ों के लिए मन बोला गया, इसे टिक करके भी दिया है, ठीक है, आप लोग को एकदम स्पष्ट याद रहेगा। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर किस स्थान पर संयम करने पर चित्त संवित होता है? हृदय। हृदय चित्त संविता, ठीक है। नाभि चक्र काय अवयव ज्ञानम कंठकूपे शीत पिपासा निवृत्ति, ऐसा ही है ना। प्यास। हाँ शीत पिपासा, ये भ्रू मध्य वाला नहीं है ना, ताकि कुछ एनालिसिस करने लगे नहीं। कंठ में तीसरे अध्याय के तीसरे नंबर में है, नाभि जो है वो 29 और हृदय जो है वो 34। तो सीधी की बात तीसरे इसमें बताया गया है पाद में, और इसमें व्यास भाष्य में 195, विभूति पाद में एक श्लोक बढ़ता है, ठीक है। व्यास भाष्य में शायद 196 हो गया होगा, ठीक है। तो व्यास भाष्य के अनुसार 196 है, 196 है, ठीक है। तो विभूति पाद में एक सूत्र बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन हमको 195 ही ध्यान रखना है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर। योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किस में होती है? इसमें होती है। तो लोकदर्शी, आत्मदर्शी, विशेषदर्शी, बताइएगा क्या हो सकता है? या सर सर्वलोक? विशेषदर्शी। हाँ विशेषदर्शी भावना, आत्म भाव भावना निवृत्ति है ना, ये कुछ श्लोक होगा। चौथे अध्याय चौथे पाद का 25 नंबर बताया गया है। तो ठीक है, योग सूत्र में सर्वज्ञता का बीज तो ईश्वर में है। सर्वार्थते एकाग्र शयोदयो, एक मिनट, हाँ ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगा कि एक्सप्लेन है। चलो ठीक है, ये विशेषदर्शी ना आत्म भाव भावना निवृत्ति, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मंत्र तो मैंने लिख लिया है 65 नंबर, बहुत सिंपल है। सर्वज्ञता का बीज किस में समाहित है? बताइएगा इसका आंसर। ईश्वर। महर्षि पतंजलि, महर्षि रमन, ईश्वर। ये भी अभी एक्सप्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। योग सूत्र के अनुसार चित्त किस परिणाम के अंतर्गत, देखिएगा ध्यान रखिएगा, मैंने जो एनालिसिस किया है पेपर, मैं आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ जितना बताया उतना, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है के अंतर्गत सर्वार्थते एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है। मैंने एक्सप्लेन किया था परिणाम, तीन सर परिणाम। समाधि परिणाम। समाधि परिणाम। समाधि परिणाम। सर्वार्थते काग्रदयो क्षयदय चित्तस्य समाधि परिणाम, है ना, यही सूत्र है, ठीक है। समाधि परिणाम। समाधि परिणाम ध्यान रखना है। बुद्धि परिणाम तो होता नहीं है, एकाग्रता परिणाम होता है और निरुद्ध परिणाम होता है। तो मैंने तीनों का एक्सप्लेन कर दिया था 2023 में। तो देखिए नासा पता है, एक मिनट, नशा पता है, नशा करते लोग, तो इस तरह से सीक्वेंस भी याद रखना, नशा करके NSA, निरोध समाधि एकाग्रता। निरोध वृत्थान निरोध संस्कार भव प्रादुर्भाव निरोध शन चित्तान्वय निरोध परिणाम। वृत्थान यानी उठना और निरोध यानी दबा हुआ, ये ध्यान रखना। उठना और दबा हुआ मतलब बैठना चाहता है और उठना चाहता है, उठने की कोशिश करता है, एक ट्रिक है। बैठना चाहता है और उठने की कोशिश करता है, ये ट्रिक है निरोध परिणाम में, ध्यान रखो। समाधि सर्वार्थते एकाग्रोदयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम।
यानी इसमें सर्वार्थी जो वृत्ति है उसका खत्म हो जाना और एकाग्रता वृत्ति का अग्रसर होना यानी उदय होना। ठीक है, एकाग्रता में एक जैसी वृत्ति तथा पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। शांत और उदित होने वाली जो वृत्ति है एक जैसी होती है। पिंड अथवा मानव शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में? कितना सिंपल है। पिंड अथवा मानव शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हाँ, सिद्ध सिद्धांत हट रत्नावली शिव संहिता गोरख संहिता। तो इसमें पिंड मानव के शरीर में 9 चक्र की बात कही है। ठीक है, तो ये आ जाता है पिंड और मानव शरीर तो आ जाएगा। ठीक है, शिव संहिता में भी आ जाता है थोड़ा सा बात, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन 9 चक्र जो है वो सीधे सिद्धांत पद्धति में बताया गया है। और एक कौन सा उपनिषद में बताया गया है? योग राजोपनिषद। उपनिषद में। ओके, तो ये सीधे सिद्धांत पद्धति में पहला है पिंड उत्पत्ति, फिर ये पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड पद सामरस और अवधूत योगी। ये 6 अध्याय बताए गए। ठीक है, और ये चक्र बताए गए आकाश, ब्रह्मरंध्र, एक मिनट यहाँ से आएंगे ना, ब्रह्म चक्र, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, ब्रह्मरंध्र को निर्वाण भी बोला गया है और आकाश चक्र 9वां चक्र। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में है? देखिए, मतलब अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में है? अब उसका जिसका आपको पता होगा कि अध्याय का नाम, तो लक्षण भी आपको पता हो जाएंगे किस अध्याय में हो सकते हैं। द्वितीय, पंचक, छठम। ठीक है, हाँ छठम लास्ट में बताया गया। अवधूत योगी नाम से ही जाना जाता है उस अध्याय को, तो उसके लक्षण भी उसी में है, छठा उपदेश में। ठीक है, पिंड उत्पत्ति में क्या बताया गया? अनिमादि जो अनामा जो आदि शक्तियां बताई गई है और नाड़ी वायु का वर्णन आता है। और जो दूसरे इसमें बताया गया है 16 आधार, ओम पंचक और अष्टांग योग। और तीसरे इसमें अध्याय में 7 पाताल की बात आती है और चौथे में कुल अकुल शक्ति, 5वें में सदगुरु की अवस्था। ठीक है, सदगुरु के बारे में बताएगा 5वें इसमें कौन सा था? पिंडाधार, पिंडपद सामरस 5वें इसमें। ठीक है, पिंडपद और सामरस यानी हमारा शरीर और परमात्मा में समरस करना होता है। ठीक है, अवधूत योगी 6वें में, तो इसमें आए। यह बहुत सिंपल है, ये याद रखने का ट्रिक वगैरह की याद रखने की जरूरत नहीं है। पिंड उत्पत्ति यानी हमारे शरीर की उत्पत्ति हो रही है। पिंड विचार यानी हमारे शरीर के बारे में विचार कर रहे हैं। पिंड संवित्ति यानी ज्ञान, पिंड की हमारे पिंड के अंदर जो जो उपस्थित है, जैसे इसमें बताया गया है ना, तीसरे इसमें 7 पाताल, 9 नदियां, 9 खंड, 64 वर्ण, 27 नक्षत्र, ये सब इसमें संवित्ति में। पिंडाधार, पिंड का आधार जो है वो बताया गया, कुल अकुल। पिंडपद सामरस, पिंडपद और सामरस हमारा पिंड शरीर और उसमें सामरस जो है वो भगवान। ठीक है, उसमें समरसता करना होता है हमको पिंड और पद को। अवधूत योगी, जो योगी बनता है अवधूत, उसमें क्या लक्षण पाए गए हैं? ठीक है, जैसे दाढ़ी मूछ रखना इत्यादि बताई गई है। ठीक है, और इसमें 6वें इसमें श्री नित्या अवधूत भी बोला जाता है इनको, श्री नित्या अवधूत। 69 मयूरासन के 6 प्रकार किस ग्रंथ में है? हट रत्नावली। रत्नावली में। घेरण संहिता में कितने बताइए आसन? 32 32 और हठ प्रदीपिका में 15 15 15 गोरख शतक, गोरख संहिता है हमारे यहाँ पर, है ना, और शतक भी उसी को बोला जाता है ना। 2 आसन बताए, हाँ, इसमें 2 आसन, सिद्धासन, कमलासन। सिद्धासन और कमलासन, यानी इस पर कमलासन को पद्मासन बोला गया है। हाँ, इससे एक्टिव रहिएगा, एक्टिव रहोगे तो कैसे मजा आता है मुझे भी पढ़ाने में, तो मुझे ही बोरिंग लगता है। ठीक है, मयूरासन के 6 प्रकार। हट रत्नावली में 84 आसन बताया गया है, जो श्रीनिवास जी लेखक है, उनके लेखक है। ठीक है, और जो सरोवर पिता है, श्रीनिवास के जो सरोवर पिता है, पिता का नाम सरोवर है, वो बहुत विद्वान थे। ठीक है,
वेद, उपनिषद, योग, पातंजलि योग सूत्र की म्हणजे क्या बोलते हैं उनकी ग्रंथ की व्याख्या वगैरह किए हैं, ठीक है, सरवर पिता। ये साउथ के श्रीनिवास हठ प्रतिज्ञा का जो आलोचनात्मक किया है ग्रंथ, क्योंकि मिलता जुलता है, ठीक है, तो आलोचनात्मक ग्रंथ किया है, आलोचनात्मक किया है, ठीक है, हठ प्रतिज्ञा को, क्योंकि पहले हठ प्रतिज्ञा आया, फिर उसके बाद श्रीनिवास जी ने अपनी रत्नावली लेकर आए थे, उसका आलोचनात्मक चिंतन किया, ठीक है। गोरख क्षेत्र में पद्मासन, सिद्धासन, कुकुटासन के 5 प्रकार बताए गए हठ रत्नावली में, और पद्मासन के 4। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुकुटासन के 5 और पद्मासन के 4 हठ रत्नावली, ये चीज ध्यान रखना। इसमें 32 आएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार में है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इजी समझ लेना चाहिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार, क्योंकि ओम के बारे में हमको जान के रहना चाहिए, किस किस ग्रंथ में ओम की चर्चा की गई है और किसके साथ तुलना की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइएगा, 16 आधार बताए गए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, तो 16 आधार में से किस आधार के अंतर्गत ओम की चर्चा की गई है, ये क्वेश्चन है। ये जो मयूरासन के 6 हैं नाम, ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। पादांगुष्ठान, मूलाधार, गुदाधार, मेंढ्र, उड्डयन, नाभि। नाभि में देखिए ओम का उच्चारण है, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा नाभि, ये हमारा आंसर होगा। और महत्वपूर्ण बात क्या जानने वाली है इसमें, एक बात जानने वाली है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, गुरु चरण कमल, ठीक है, ब्रह्मरंत्र में देखिएगा, ध्यान लगाना होता है गुरु चरण कमल, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या जानने के लिए मिलेगा हमको, हाँ, इसमें पाद अंगुष्ठान में तेजोमय का ध्यान है और दृष्टि स्थिर रहती है। और ये देखिए, ये मेन है, नाद लय होना, ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट आ सकता है, इसी का लाभ है, नाभि में ही नाद लय होता है, ठीक है, नाद लय होना यानी नाद का जो लाभ है हमको, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कुछ नहीं, ये सिर्फ याद रखना है आपको, नाद लय होना, और इसके जो नाम है सीक्वेंस के अनुसार उसको आप लोग को याद रखना है। जैसे हम पैर के अंगूठे से आते हैं, फिर मूलाधार, गुदाधार, मेंढ्र, उड्डयन, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, उसके जस्ट ऊपर तालु, उसके ऊपर जीवा, भ्रूमध्य, नासाधार, नासामूल, ललाट और ब्रह्मरंध्र, ये 16 आधार बताए गए हैं। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रविधि का कौन सा भाग नहीं है, असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा भाग शोध प्रविधि का नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, इंग्लिश में है हाइपोथेटिकल मेथड, क्लिनिकल केस स्टडी, एनालॉग एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड। सर डी है, सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड। सिंगल केस लास्ट वाला है सर, लास्ट वाला ही लग रहा है मुझे। सर ये क्लिनिकल भी है, हाइपोथेटिकल भी है। पहला आंसर दिया है इसमें हाइपोथेटिकल मेथड, क्योंकि देख इसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, आप लोगों को इसका आंसर दिखा देते हैं। 71, ठीक है, 71 है, क्वेश्चन नंबर देख लिया आप लोगों ने, 71। यस सर। तो देख लीजिए 71 यहाँ पर दिया गया, 71 ए नंबर दिख रहा है, यस सर। 71 ए नंबर। 3 बताई गई, ये प्राक कल्पना विधि, नैदानिक केस अध्ययन, तुल्य रूप प्रयोग और एकाकी केस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो अबनॉर्मल जो सिचुएशन है ना, ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में 2 टाइप्स आते हैं, जैसे एबनॉर्मल और नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन सामान्य व्यवहार के बारे में बताया गया है, नॉर्मल कंडीशन, और एक आता है एबनॉर्मल, ठीक है, जब सामान्य से विपरीत। तो इसी में आता है
जो हमने अभी बताया था प्राक कल्पना विधि, यानी प्राक कल्पना विधि या हाइपोथेटिकल मेथड बताया गया है। ठीक है, हाइपो यानी सोचने वाली। ठीक है, देखिए अभी एबनॉर्मल में साइकोलॉजी, जो ये साइको पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है इसको, एबनॉर्मल को साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी ये क्या है, रोगों से संबंधित है। साइकोपैथोलॉजी रोगों से संबंधित है। जैसे जैसे देखिए कौन कौन से रोग आ सकते हैं। सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, हवा में बात करना, हवा में बात करते रहते हैं, सिजोफ्रेनिया का विकार है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया। एंजाइटी इटीसी इत्यादि है। ठीक है, स्ट्रेस, ये चीजें आते हैं साइकोपैथोलॉजी में। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे। ठीक है, तो ये जो हाइपो मतलब हमारे मन से संबंधित है। ठीक है, हाइपो तो, और ये मानसिक विकार है, ये भी चीज है, मतलब हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं हाइपोथेटिकल। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का सबसे भीतरी और सबसे बड़ा भाग, ये सिंपल क्वेश्चन है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन और पराचेतन। अचेतन। तो मतलब कंसेप्ट ही नहीं आता है। अचेतन, तो ये चेतन सबसे अचेतन बड़ा। सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है। जस्ट हम इसको अब समझ लेते हैं कैसे होता है। ये 3 टाइप्स बताया गया है आकारात्मक मॉडल में। आकारात्मक मॉडल में, हाँ आकारात्मक मॉडल में 3 टाइप बताया गया है। ठीक है, 2 टाइप मतलब 2 मॉडल बताया गया सिगमंड फ्रायड के अनुसार, आकारात्मक मॉडल और संरचनात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन बताया गया है, और उसमें ईगो जो संरचनात्मक मॉडल है उसमें बताया गया है ईगो ईगो, सुपर ईगो सुपर ईगो, और कौन सा आता है, इड एड सर इड हाँ एड हाँ एड ईगो सुपर ईगो। सुपर ईगो, हाँ इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें चेतन देखिए कॉन्शियस, जब हम अभी याद रख रहे हैं थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाएगा, ये जो बीच वाला भाग मतलब ये वाला जो, ठीक है, और ये सब कॉन्शियस उसके बीच में, और ये अनकॉन्शियस। जैसे ये जो बर्थ है, ठीक है, ये जो पहाड़ टाइप चीज है, हाँ ये किसमें, पानी में है, तो पानी के जो ऊपर वाला भाग है वो चेतन हो जाएगा, और जो पानी लगा हुआ है जिस भाग को वो होगा सबकॉन्शियस। ठीक है, थोड़ा सा हम भार देंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे तो वो याद आ जाती है चीज सबकॉन्शियस में, और अनकॉन्शियस में टाइम लगता है, या फिर वो चीज याद है जो भूल नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्योमाही मनोविदालिता के समाधान हेतु कौन सा सर्वाधिक उचित उपचार है। वो व्योमाही मनोविदालिता, ये जी अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट विच इज द मोस्ट appropriate treatment for the management of paranoid schizophrenia। अभी पढ़ा था ना हमने schizophrenia, हवा में बात करना। क्वेश्चन ही आ गया। शाब्दिक मनोचिकित्सा, वेलियम मनोसामाजिक चिकित्सा, क्लोरोप्राप्जिन, यानी इसमें बताया गया है कि उचित उपचार, उसका उपचार कैसे किया जाता है सिजोफ्रेनिया का, जो हवा में बात कर रहे थे हम। ठीक है, उसका उपचार कैसे किया जाता है, तो उपचार की दवा बताई गई है चारों में से, तो आपको बताना है इन चारों में से उपचार की दवा हो क्या सकती है। तो ये क्लोरप्रोमाजिन की एक दवा है, क्लोरप्रोमाजिन नाम की दवा है, उसको दी जाती है सिजोफ्रेनिया के कंडीशन में। क्लोरोप्रोमाजिन मेडिसिन है, अच्छी होती है सिजोफ्रेनिया के कंडीशन में। शाब्दिक यानी वर्बल, वेलियम वैल्यूम, वैल्यूम से होता है मनोसामाजिक, समाज में। तो मनोसामाजिक चिकित्सा तो सामाजिक वाले में दे दी, सोशल में दिया जाता है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया माइंड की एक स्टेज होती है, आत्मा से बात करना, वही हमारे जो बोला ठीक है, चिल्लाना, भूत आया है मेंटल इलनेस हो जाती है उसको सिजोफ्रेनिया में। काफी टाइप देखा जाता है इसमें भी सिजोफ्रेनिया के, उसी तरीके से ना क्या सिक्वेशन में, जैसे डायलेशन बुरा मानना, हेलेशन, हेलेशन में क्या होता है, जैसे दिखता था सुनाई देता देता है लेकिन वो चीजें होती नहीं है। जैसे हेलुनेशन। अमिताभ बच्चन में, एमबीबीएस मुन्ना भाई में, है ना,
संजय दत्त हमको दिखता नहीं है, ठीक है। एमबीबीएस का वाला ध्यान रखना। हेलियंशन, हेलिशन। कभी कभार पीछे कोई खड़ा है, ऐसा लंबे टाइम तक लगता है हमें, है ना। और फिजिकल बिहेवियर, एकदम से नाचना, गले लगना, ये चौथा टाइप है। डिसग्रोनिस सिस्टम सिम्टम्स, कुछ भी कैसे भी सोचना, बोलना, बिना कारण लॉजिक बात करना, बिना कारण कोई भी लॉजिक बात करना। स्यंदन दर्द, JFR कि पढ़ना है, बताइएगा को नियमित करने में योगदान करने वाले हार्मोन कौन से हैं। JFR, ये क्वेश्चन बड़ा है, फिर कल टाइम हो जाएगा, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। JFR, नियमित करने में योगदान करने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो हमारे सिलेबस में है ये टॉपिक, इसको नियमित करने में योगदान करने वाले हार्मोन कौन से। तो हार्मोन को हमको पहचान करना है, जैसे एजियोटेंसिन 2 और एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंजियोटेंसिन 1 और रेनिन, और एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इस प्रकार से हार्मोन्स दिए गए हैं हमको। JFR में जो योगदान है, ठीक है, JFR और स्तवक स्कंदन दत्त, इसको बोला जाता है स्तवक कंदन जल, JFR, ठीक है, को नियमित करने में योगदान करने वाले हार्मोन, उसको नियमित करते, एक तो बढ़ाते भी नहीं है और कम भी नहीं करते हैं, बढ़ाना भी नहीं और कम भी नहीं करना होता है, ठीक है, इसको नियमित करना होता है। तो एकदम पहले हम सिंपल वे में देखते हैं, ये JFR किस में होता है। तो हमारे किडनी, हमारी जो किडनी है ना, उसमें जो ब्लड शुद्ध किया, ब्लड को छाना जाता है, ब्लड को छाना जाता है, उसमें जो हमारा बीपी हाई भी होता है और लो भी होता है, उस छानने के कंडीशन में अच्छे से छाना नहीं जाएगा, तो ठीक है, तो उसकी हम कंडीशन देख लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं क्या चीज है। जैसे इसमें मूत्र निर्माण की क्रियाविधि हमको ये देखना है पहले इसको, फिर उसके बाद उस फिल्ट्रेशन को हम समझ सकते हैं, JFR को हम समझ सकते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, JFR इंग्लिश में बोला जाता है। निषेधन यानी फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है इसको, पुनः अवशोषण यानी रिऑब्जेक्शन, और उत्सर्जन एक्सेशन, ये 3 क्रिया होती है। 3 चरण में हमारी जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है, ठीक है, मूत्र निर्माण होता है इसमें, और ब्लड को छाना भी जाता है। मूत्र निर्माण की क्रिया देखते हैं हम, और ब्लड को कैसे छाना जाता है वो भी देखते हैं। तो पहला है तो फिल्ट्रेशन करना। देखिए इसमें पॉइंट देखिए, फिल्ट्रेशन करना, फिर पुनः अवशोषण करना, जो बचा हुआ है उसका अवशोषण किया जाता है, रिऑब्जेक्शन किया जाता है। छाना आधा कुछ और छानने का बचा था ना, वो उसको ऑब्जेक्शन कर लेता है, और उत्सर्जन और बाहर निकाला जाता है, जो बाहरी वेस्टेज है वो। ये 3 स्टेप है, तो इस 3 स्टेप को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखिए, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है, इसमें एक मोटी नली है, ये जो है वो मोटी नली है, और ये है एक पतली नली है, ठीक है, इससे ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये मोटी नली से ब्लड आ रहा है। एक बात देखिए, ये जो डिजाइन दिख रही है, ये नेफ्रॉन की संरचना है। अब नेफ्रॉन क्या चीज है, जो हमारी किडनी है, किडनी की इकाई है, ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की इकाई है, उसमें 1 मिलियन समथिंग नेफ्रॉन्स होते हैं। तो एक ये नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये तो ऊपर ऊपर आपने समझ लिया है सारी चीजें। अब देखते हैं, पहला चीज हमको क्या पढ़ना है, निषेधन यानी फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये चीज पढ़ना है। तो इसी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज को पढ़ेंगे, ये समझने वाली बात है। जो नेफ्रॉन का पहला भाग आता है, ये जो पहला भाग होता है, ठीक है, इसमें ग्लोमेरुलर, हमने अभी देखा था ना, JFR ग्लोमेरुलर, ठीक है, JFR बोल रहे थे हम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, रेट। तो ये होता है ग्लोमेरुलर, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर, ठीक है। और
ये जो उसके ऊपर में है वो बोमेन संपुट बोला जाता है, बोमेन संपुट। यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है बड़ी नली से। अब ये ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होगा और कुछ यहाँ पर भी चला जाएगा फिल्ट्रेशन होकर, ठीक है। तो ये बोमेन संपुट क्या करती है, इसको फिल्ट्रेशन कर लेती है। जो बचा हुआ है पूरी तरह से फिल्ट्रेशन नहीं होता, तो बोमेन संपुट ये इसमें फिल्ट्रेशन कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ से जो बची चीज है वो अभी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ से आते हुए इस रास्ते से जो हम यूरिन पास हो रहा है ना, जैसे सोडियम यूरिन, ये जो चीज बचा हुआ होता है, ठीक है, सोडियम यूरिन जल, वो जो बची चीज होती है जो इस रास्ते से आकर ये नीचे तरफ रीनल पेपिला से होते हुए पेल्विस से लेकर यूरेटर, ठीक है, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लॉडर से होते हुए यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए नीचे चला जाता है, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो क्या हुआ, जो वेस्टेज पदार्थ होता है वो चला जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग इसकी संरचना देख लेना। ये हमारा होगा फिल्ट्रेशन, यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन कर लिया। पुनः रीऑब्जेक्शन, यानी इसमें जो चीजें होती हैं वो रीऑब्जेक्शन कर लेती है। अभी हम बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट पीडीएफ है उसमें बताएंगे आप लोगों को इसमें रीऑब्जेक्शन कैसे होता है, ठीक है। और लास्ट में हमने बताया कि उत्सर्जन वाला तो निकल जाता है, यहाँ से यूरेथ्रा से निकल जाता है। अब आपको ये चीज पढ़ना है, पुनः अवशोषण, रीऑब्जेक्शन, ठीक है। तो इसको हम अभी बताते हैं आप लोगों को, तब समझ में आ रहा। ये क्लियर हुआ। ये संरचना है, हेनले लूप कहा जाता है इसको। ये जो यू आकृति में दिया है इसको हेनले लूप कहा जाता है। पुनः अवशोषण, ये देखिए फिल्ट्रेशन, ग्लोमुलर से कुछ ब्लड क्षण के बोमेन संपुट में जाता है ना, अभी बताया मैंने। इस क्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये 1 घंटे में 180 लीटर ब्लड निकलता है यहाँ से, 1 घंटे में 180 लीटर छाना जाता है और 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है, 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। पुनः अवशोषण ये दूसरी क्रिया है। जितना ब्लड आया था उसको बोमेन संपुट सारे तत्वों को पुनः ऑब्जेक्शन कर लिया, ठीक है। मतलब जो ब्लड आया था इसमें एक्स्ट्रा, वो बोमेन संपुट ने ऑब्जेक्शन कर लिया, ठीक है, और अच्छा चीजें ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। और उत्सर्जन, अब जो अपविष्ट पदार्थ है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिटियम, ठीक है। ये चीजें आती हैं अपविष्ट पदार्थ में। संग्रह नलिका तक पहुंचा जाता है, जैसे ये बोला था हमने ब्लॉडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लॉडर यहाँ तक लेके जाया जाता है। वहां से रीनल पेपिला में जाता है, ठीक है, उसके नीचे, और पेल्विस से होते हुए मूत्रवाहिनी और मूत्राशय से शरीर से बाहर निकलता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, संग्रह नलिका से, रीनल पेपिला से, पेल्विस से, यूटेरस से, यूरिनरी बॉर्डर से और यूरेथ्रा से ये निकल जाता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बताया, ठीक है, पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया है। अब आपको आंसर की तरफ लेके जाते हैं, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। भी बड़ा चीज है ये, तो हम इस यहाँ तक नहीं देखा, सिर्फ हमने स्ट्रक्चर देखा है उसको। अब ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि पहले हमने स्ट्रक्चर दिखाया, क्योंकि आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया होता तो समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन कल करने वाले हैं 73 नंबर का, मतलब हमारे 22 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हमने 74 तक आए थे, ठीक है। अब 75 क्वेश्चन नंबर है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन से उपाय बताए गए? आप लोगों को आंसर देना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन से उपाय बताए गए हैं? ऑप्शन सी, मैत्री करुणा मुदिता मुदिता क्षणाम पुण्य 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 सुख दुख
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानम सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयानम भावनात्म चित्त प्रसादनम। भावना दृष्टि प्रसादनम। तो ये किसने बताया गया? समाधि पाठ के 33 नंबर पर बताया गया है। 33 ठीक है। ये चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए। और भी बताएं। 4 बताए गए है ना। यस सर, 4 बताएं। फिर इसमें और ऑप्शन आते हैं, जैसे ये तत्र स्थितो यत्नोभ्यास ध्यान ह्यास तद्वृत्तयः ततः क्षीयते प्रकाशवर्णम, इसका भी एक्सप्लेन कर लेंगे हम। ठीक है, ये चीज क्या है देख लेते हैं। तो ये तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः हमारे समाधि पाठ के 13 नंबर, ठीक है, 30 नंबर। ये अभ्यास वैराग से ना सर, अभ्यास करते करते स्थित हो जाता है, तत्र स्थितो हो यत्। जाता है। हाँ, और नेक्स्ट है ध्यान ह्यास तद्वृत्तयः, वो ए नंबर का अभ्यास से संबंधित है। ठीक है, और ध्यान ह्यास तद्वृत्तयः यानी ध्यान से भी वो जो सूक्ष्म क्लेश है, ठीक है, उनकी स्थूल वृत्तियां नष्ट की जाती है, जो साधन पाद में बताया गया है दूसरे अध्याय के 11 नंबर पर। पंच क्लेश जो है वो क्रिया योग से तो सूक्ष्म हो जाते हैं, सूक्ष्म वृत्तियां उनकी, लेकिन स्थूल वृत्तियां जो होती है वो ध्यान से नष्ट होती है। क्लेश की जो क्लेश बताया गया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है, डी नंबर का है ततः शीयते प्रकाशा वर्णम, यानी ये दूसरे अध्याय का 52 नंबर, दूसरे अध्याय का कौन सा मंत्र है? 52। तो इसमें क्या है? ये प्राणायाम का लाभ बताया गया है। ततः शीयते प्रकाशावरणम, ठीक है, जो प्रकाश का आवरण है उसका क्षय हो जाता है प्राणायाम के लाभ से। 76 नंबर, धोती मुख्य रूप से आहार नलिका और उदर से संबंधित है। ठीक है, जबकि मलद्वार मलाशय और ब्रोदान कोलन, ठीक है, सर संबंधित। बस्ती है। बस्ती। ए ऑप्शन। ये 23 में भी 2023 में भी थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया था, है ना, जो उसमें था वो सब जगह साउंड बात, है ना। सर और उसमें ऑप्शन दिए हुए थे लास्ट टाइम जब 23 वाला करा रहे थे आप। दंड धोती के लिए बोला गया था। ठीक है, ये देखिए धोती अब आहार नलिका और उदर से संबंधित है, तो मलाद्वार और मलाशय और बृहदारण्य यानी कोलन, जो छोटी आंत का जो बड़ी आंत का जो स्टार्ट पॉइंट रहता है कोलन, ठीक है, बड़ी आंत वाला, उसके बारे में। तो ये किसके बारे में बताया गया? बस्ती के लिए बोला गया है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्लियर है। इसमें कपालभाति, हमारा जो कफ है, कफ दूर होता है कपालभाति से, ठीक है, कफ से संबंधित है। और अग्निसार हमारे पेट से संबंधित है, पेट की जो विकार है वो दूर होते हैं अग्निसार। और नवली भी उसी से संबंधित, ठीक है, पेट से संबंधित ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 77, शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि बीमारी के सभी प्रकारों का नाश करता है? सर पद्मासन बी। पद्मासन भी। तो पद्मासन सभी प्रकारों का नाश करता है, यानी व्याधि के लिए बोला गया पद्मासन शिव संहिता के अनुसार। ठीक है, अब सिद्धासन क्या है? तो भ्रू मध्य दृष्टि होती है सिद्धासन में और मोक्ष प्राप्ति होती है ना, सबको पता है मोक्ष प्राप्ति वाला है ये। ठीक है, और जो पद्मासन है वो सर्व व्याधि नाश करता है। ठीक है, और धीमान द्वारा प्राप्त यानी बुद्धिमानी द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये शिव हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है इसको। ठीक है, और दृष्टि नासाग्रह, सभी ग्रंथों में नासाग्रह ही दिखेगा और सर्व व्याधि आएगा। ठीक है, बस हठ प्रदीपिका के श्लोक में बताया गया है कि व्याधियों का नाश, सर्व नहीं बताया गया है, ये शब्द यूज नहीं किया गया है। ठीक है, सर्व नहीं बताया गया, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन सभी ग्रंथों में यही आएगा, सर्व व्याधि नाश। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन शिव संहिता में बताया गया है। और स्वस्तिकासन, ये स्वस्तिकासन किसमें बताया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति हठ प्रतिपिका में भी बताया गया है और हठ प्रदीपिका में भी बताया गया। तो शिव संहिता में प्रमुख आसन कितने दिखते हैं हमको? 4 दिखते हैं ना। 4। एक तो सिद्धासन है, अग्रासन, पद्मासन है, पद्मासन, एक पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन। उसको अग्रासन, हाँ, बोला उग्रासन। जाता है। उग्रासन। उग्रासन, हाँ। उग्रासन, ये ध्यान। और फिर ये कौन सा आसन आता है?
स्वास्तिकासन। स्वास्तिकासन। स्वस्तिकासन। हाँ, ये चारों आसन बताए गए हैं शिव संहिता में। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 बताए गए हैं, जैसे सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन। ये जो सिद्धासन, SSP, इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उग्रासन को पश्चिमोत्तानासन बताया गया है शिव संहिता में, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमेह में इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इंसुलिन बढ़ाना है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। इंसुलिन सेंसिटिविटी इन डायबिटीज कैन बी इंक्रीज बाय, इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। उच्च कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो, और उच्च प्रोटीन लेंगे तो। उच्च प्रोटीन लेंगे, अल्प कार्बोहाइड्रेट, अल्प प्रोटीन, अल्प कार्बोहाइड्रेट, अल्प प्रोटीन और उच्च कार्बोहाइड्रेट। बताइए। तो इंसुलिन बढ़ाना है मतलब मधुमेह को हमको नीचे करना है, मतलब शुगर का लेवल कम करना है हमें। शुगर का जो लेवल है सर अल्प होगा। ऑप्शन सी ही होना चाहिए। प्रोटीन और अल्प कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कम करना है, अल्प कार्बोहाइड्रेट। तो अल्प प्रोटीन एंड अल्प, तो अल्प कार्बोहाइड्रेट कौन सा? ये वाला अल्प कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, ठीक है, ये बी नंबर का। पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा ना वो, उच्च वाला लेंगे तो पॉलीसैकेराइड कहलाता है, तो कार्बोहाइड्रेट तो कम करेंगे, अल्प में हाँ, लेंगे। कार्बोहाइड्रेट करेंगे, हाँ कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, ठीक है। हाँ, और फिर बढ़ाएंगे किसको? जब हमारा इंसुलिन कब बढ़ेगा, किसको बढ़ाना पड़ेगा तब हमारा इंसुलिन बढ़ेगा? प्रोटीन को बढ़ाएंगे। हाँ, प्रोटीन को बढ़ाना, तो प्रोटीन वाला तो ज्यादा लेना पड़ेगा हमको, उच्च प्रोटीन लेना पड़ेगा, बी वाला। तो बी आंसर, ठीक है। ये इंसुलिन इंक्रीज की बात हो गई, ठीक है। समझ लीजिएगा कि इंसुलिन को हमको कम करना है, इंसुलिन को कम करना है तो क्या लेना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आ सकता है ना, घुमाकर ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। इंसुलिन को कम ये करना है उल्टा हो जाएगा उसका, डायबिटीज कम करनी है। ज्यादा तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट देना होगा। 4 नंबर का, हम्म 4 नंबर का ऑप्शन है ना, अल्प प्रोटीन लेना पड़ेगा अब हाई कार्बोहाइड्रेट। और हाई कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। पर क्यों? जबकि तो उच्च कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, वो पॉलीसैकेराइड में रहता है, तो कैसे हो सकता है ये आंसर? ये नहीं, आंसर देखिए, आंसर भी है। मैंने क्या बोला कि जब हमको इंसुलिन कम करना हो, अच्छा, सॉरी। वो तब टाइम में हमको अल्प प्रोटीन लेना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी, तब हमारा इंसुलिन कम हो जाएगा, बस। हाँ, वो समझ गई, ठीक है। वो अगर क्वेश्चन आएगा तो यही ध्यान रखना है हमें। कोई इसमें डाउट? की कोष्ठबद्धता में मल सामान्यतः पेल्विक कॉलन तक पहुंच जाता है, सामान्यतः पेल्विक कॉलन तक तो पहुंच जाता है, परंतु उसका अंतिम रूप से निष्कासन नहीं होता है। मल पेल्विक कॉलन तक तो चला जाता है, श्रोणी तक चला जाता है, लेकिन उसका निष्कासन नहीं होता, वो बाहर नहीं निकलता मल। तो इंग्लिश में कोष्ठबद्धता, इडियोपैथिक कोष्ठबद्धता, DCG या कोष्ठबद्धता या स्लो ट्रांजिट, बताइए इसमें से। कोलिक। और बताइएगा, इंग्लिश में भी देख लेते हैं ना। नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन विच द फेसेस देयर फाइनल इवैक्यूएशन इज नॉट परफेक्टली परफॉर्म, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, आप लोग कॉलिक ही आएगा सर, कॉलिक। कोलिक, यस सर। इसका आंसर देख लेते हैं ना। 79 पेल्विक तक तो बोल ही रहे हैं ना, पेल्विक तक तो आ ही रहा है वो। सही है, आप लोगों का सही है। डियोडेनम तक होता तो लास्ट वाला जो ऑप्शन था ना वो आता। ये कोलिक कोष्ठबद्धता, इसमें कोलिक कोष्ठबद्धता का आंसर, इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जब हम कोष्ठबद्धता में देखते हैं, कोष्ठबद्धता में क्या देखते हैं? एक प्राइमरी देखते हैं और एक सेकेंडरी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे इंडोपैथिक, इसका दूसरा नाम है, प्राइमरी में बताया गया है। जैसे पहला आता है नॉर्मल ट्रांजिस्ट और स्लो ट्रांजिस्ट और पेल्विक, ये हमारा था, ठीक है, पेल्विक वाला।
पेल्विक तक तो आ जाता है लेकिन पास नहीं होता है, ठीक है। एनस स्ट्रेंजर्स टाइट, आप मतलब उसमें जाम हो जाता है, पार नहीं होता है, ठीक है। पेल्विक फ्लोर तक आता है, ठीक है। प्राइमरी में इसमें दो भाग बताए गए हैं, ठीक है। तो वहां कहा जाता है, तो देखिए इसमें होता है कि नर्वस काम नहीं करता, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके थ्रू रहता है ना हमारा जो मल पास होता है वो, तो उस टाइम में वो नर्वस काम नहीं करता और स्टूल हमारा बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। एक होता है सीजिया और एक होता है डायसीजिया। सीजिया और डायसीजिया होता है, ये डायसीजिया है और 29 ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें। ये होता है डायसीजिया, डिसीजिया, और एक होता है डायसीजिया। सीजिया में क्या होता है, पास आउट होता है, जो स्टूल होता है वो पास आउट होता है मतलब निकलता है, लेकिन डायसीजिया में क्या होता है, पास आउट नहीं होता है, पास आउट नहीं होता। इसका सी ऑप्शन होगा, एक मिनट देख लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार आप लोगों ने ए बोला है, इसमें तो ए दिखा रहा है, सही है ना? ए आंसर सही है कि आप लोगों का सभी का? हाँ भैया, हेलो, आपकी पेट है। और जो अगर डियोडेनम तक जाता तो डियोडेनम होता, और उसके अगर वल्वास नहीं फैल रही होती तो स्लो ट्रांजेक्शन वो वाला था ना, लास्ट डी, वो आता। और कॉलिक में ही प्रॉब्लम हो रही तो कॉलिक ही आएगा उसका। ओके, कॉलिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलिक तक आता है, ठीक है, कॉलिक कॉलन तक आता है। अगर ट्रांजेक्शन मतलब बलवास में प्रॉब्लम होती ना, जैसे बलवास फैल जाती है ना कॉन्स्टिपेशन होने के बाद इंटेस्टाइन, स्लो ट्रांजिट वो आता, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है ए हमारा, कॉलिक कोष्ठबद्धता। नेक्स्ट पर चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर है तनाव संबंधित सिर दर्द उत्पन्न होता है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तनाव संबंधित सिर दर्द होता है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ठीक है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम बाह्यशिरोवल्क स्क्लैप की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, बाह्य मुख की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, गर्दन की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, या मुख और गर्दन की मांसपेशियों की लगातार संकुचन से। इसका आंसर क्या हो सकता है बताइएगा? तनाव से संबंधित सिर दर्द उत्पन्न होता है। डी होगा क्या? डी, मुख और गर्दन की मांसपेशियां। इसमें सिंपल है, तनाव से सिर तो दर्द, ए, बायोशिरोवल्क यानी सिर से संबंधित है। स्क्लैप हमारा जो मस्तिष्क है ना, इंग्लिश में देख लीजिएगा, इसमें सस्टेन्स कंट्रैक्शंस एक्सटर्नल स्क्लैप मसल, जो हमारे स्क्लैप मसल्स होती है हमारे जो सिर में होती है ना, स्क्लैप मसल्स, ठीक है। तो सीधा संबंध है सिर दर्द से इसका, शिरोवल्क, साफ साफ शब्द दिया गया है इसमें, शिरोवल्क। तो हमारे तनाव संबंधी सिर दर्द उत्पन्न होता है शिरोवल्क से, सिरवल्क की मांसपेशी में लगातार संकुचन से, ठीक है। क्योंकि सिर में प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें शिरोवल्क शब्द दिया है, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन होगा सही, क्योंकि ये देखिएगा इसमें मुख से संबंधित है, ये मांसपेशी ये गर्दन से संबंधित है, और एक मुख और गर्दन से संबंधित है, ठीक है। और यही जो हमारी स्क्लैप जो है वो हमारे सर से संबंधित है। 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे कि कॉमन सेंस के मिल जाएंगे, ठीक है, हमें उसको देखकर समझ लेना चाहिए। बाह्य जनन अंग क्षेत्र के प्रवाह को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है एंडोमेट्रिटिस, क्लॉपिंजाइटिस, वोलाइटिस और कोलाइटिस। बाह्य जनन अंग क्षेत्र, इन्फ्लामेशंस ऑफ आउटर एंड्रो रीजन नोन एज। बोलेंगे। ई होगा क्या इसका आंसर? हेलो, एंडोमेट्रिक अच्छा, एंडोमेट्रिटिस। एंडोमेट्रिटिस, ये वाला ए नंबर बोल रहे हो आप सभी एंडो लोग? तो इनर साइड से, एंडोमेट्रियस तो अंदर की तरफ होती है, इनर वाला होता है ना, हमें एंडोमेट्रियम। तो वल्वाइटिस लग रहा है। बी आंसर दिखा रहा है यार। क्या है? एंडोमेट्रिक तो इनर सरफेस में होती है ना सोनिया ना, इंटरनल लेयर को बोलते हैं ना इंटरनल लेयर को, हाँ, जो एंडोमेट्रियम शेड होती है ना। क्या है इसका आंसर सर? आंसर है ये बी, स्कल्पेंजाइटिस, स्कल्पेंजाइटिस। बाह्य जननांग क्षेत्र के प्रदाह को क्लॉपिंजाइटिस कहते हैं।
एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर ये स्क्रॉल करके सर इंग्लिश में जरा दिखा दीजिए क्वेश्चन एक में। हाँ ठीक है, दिखा देते। इन्फ्लामेशन देखिए, इन्फ्लेमेशन आउटर आप जेनिटल जेनिटल रीजन। इसमें आता है फ्लैपिंग। ओके ठीक है। कोलाइटिस तो एकदम डिफरेंट ही हो गया, वनवाइटिस ये थोड़ा सा इंटरनल में आ जाता है कि यही हो रहा है। एक मिनट, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, बाह्यजनांग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा सी को करना जा सकता है? सी तो वायु, अग्नि और जल। और बताइएगा आंसर। ए सेक्शन ए ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए। यही भी लगा क्या है देख लेते हैं, ठीक है। 82 नंबर, 82 नंबर ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन है, देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए है पृथ्वी नहीं आएगा बस। हाँ जल। तो ये बेसिक है अस्थमा से क्लियर किया था। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो अस्थमा होता है, ठीक है। जैसे एयर की दिक्कत आ जाती है, एक तो पहला एयर हमको मिल गया वायु, ठीक है, हमारा वायु मिल गया है यहाँ पर। अस्थमा में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एयर की दिक्कत आती है, ठीक है, एयर की वजह से भी अस्थमा हो जाता है। तो एयर मिल गया हमें, वायु मिल गया। अब देखिए एयर जिसमें है वो आंसर, ठीक है, हमारा एयर जिसमें है वो आंसर होगा, ठीक है। तो एयर तो मिल गया हमें एक। ये तो सी में भी ऑप्शन में सी आपने लिखा है। तो उसमें अग्नि भी है ना, अग्नि नहीं होगा इसमें अस्थमा में। इसमें नहीं सर एयर की बात करी ना, मैं इसलिए बोले सी में भी दिया है। देखिएगा, इसमें अस्थमा में देखिएगा बन जाता है। हेलो ध्यान से सुनिएगा, अस्थमा में देखिएगा ब्रोंकाइल्स होता है। इसमें क्या होता है, कब बन जाता है, इन्फ्लामेंट कब बन जाता है, किसमें, ब्रोंकाइल्स में कब बन जाता है। और बलगम, ये जो बलगम होता है लंग्स में, ठीक है, एल्वोली में जमा हो जाता है। बलगम कहाँ पर होता है, अल्वेलो में जमा हो जाता है। जो इसको क्या बोला जाता है, बलगम, जो हवा जमा हो जाता है तो हम बोलते हैं निमोनिया हो गया है ना। और जब बलगम जमा हो जाता है तो हम बोलते हैं अस्थमा हुआ है। तो ब्रोंकाइटिस में अस्थमा का रूप ले लेता है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा का रूप ले लेता है। आइटिस मतलब होता है ब्रोंकाइटिस, तो आइटिस मतलब होता है जलन। आइटिस, इसमें जो ब्रोंकाइटिस है ना, तो ब्रोंकाइटिस अस्थमा का रूप ले लेता है, ब्रोंकाइटिस बोला जाएगा। तो आइटिस जो शब्द होता है मीनिंग्स, उसको जलन होना शब्द होता है, ठीक है, आइटिस का मतलब। उसमें क्या होता है, जलन होना यानी आग से संबंधित होता है जलन होना। देखिए इसमें जब हम बलगम जम जाता है ना, बलगम जम जाता है, इसमें कफ जमा होने के बाद जब बलगम जम जाता है तब होता है जलन होता है। तो जलन होने को क्या बोलते हैं हम, कि आग रहेगा तो जलन होती है ना। जलन किस संबंधित से मतलब किससे संबंधित समझते हैं हम, जलन आग से। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन में एक तो वायु हो गया है हमारा, और एक तो आग। इसमें आंसर है सी नंबर का, क्योंकि एनटीए वाले ने गलत दिया था। तो ये आंसर होता है, सी नंबर का आंसर है इसमें, कि वायु है और अग्नि है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि एयर जो हमारा होता है, वायु होता है ना, वायु में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, हमारा जो एयर है वो फंस जाता है ना, तो भी अस्थमा होता है, एयर फंस जाता है तो। हाँ हाँ एक तो वायु तो क्लियर हुआ सबको। हाँ, ये सर हाँ वाइट। अब क्या होता है, ये जो ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना ब्रोंकाइटिस में, तो ये ब्रोंकाइटिस, तो आइटिस का मतलब होता है कि जलन, आइटिस का मतलब होता है जलन। उसमें ब्रोंकाइटिस में ये जो अस्थमा का रूप ले लिया है, ठीक है, तो उसमें जलन होता है। जो ये बलगम होता है ना, ये जलन पैदा करता है एल्वोली में, एल्वोली में फंस जाता है, ब्रोंकाइटिस में फंस जाता है। जो उसका वायु का रास्ता है ना, तो इसमें जलन होता है। तो जलन किससे संबंधित होता है, हमारा आग से संबंधित होता है ना। जब जलन होता है तो ये जलन महसूस होती है, ठीक है, तो ये आग से संबंधित होता है। तो हमें वायु और आग तो मिल गया है ना, वायु और आग मिल गया है। और जो कप में क्या होता है, कप में वाटर होता है, जब हमने पढ़ा था जस्ट अभी, इसमें कप, ब्रोंकाइटिस में कप बनता है, ठीक है, कप बनता है ना, अस्थमा में कप भी होता है। तो कप में क्या क्या चीज पाई जाती है, एक तो जल पाया जाता है, और एक हमारा तृतीय तत्व पाया जाता है ना, मतलब वायु तत्व पाया जाता है, सॉरी वायु तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये कप में वाटर पाया जाता है,
कप में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। तो वायु, अग्नि और वाटर, इसका ये 3 आंसर होगा ये, ठीक है। हमें बेसिक में ऐसे ऐसे समझ में आता है कि ये पहला ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन एग्जैक्ट उसमें क्या था? उसमें था कि अग्नि था, ठीक है। इसको हमको चुनना था। हमें ये वायु और जल तो पता ही चला था, ठीक है, लेकिन हमको लगा कि पृथ्वी भी है, क्योंकि पृथ्वी भी संबंधित है ना, कब से संबंधित आता है? पृथ्वी भी, ठीक है। लेकिन अस्तमय से संबंधित ज्यादातर वायु, अग्नि और जल आता है। 83 में बताया गया है कि योगाभ्यासों की अध्यापन विधिया के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था है? ऑप्शन बी पूर्ण वृत्ताकार व्यवस्था। अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार भी हो सकता है। इसमें देखिएगा बैलेंस में उचित बैठने की व्यवस्था होती है। हम 83 नंबर, ठीक है, हम इसको आंसर देख लेते हैं। 83 नंबर का 83 नंबर का क्या है? सी ऑप्शन है। तो ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग भी है। अर्धवृत्ताकार अवस्था इस सी ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि बताया गया है, पंक्तिबद्ध भी बताया गया है, पूर्ण वृत्ताकार भी बताया गया है उसमें, अर्ध आयताकार भी। सारे ऑप्शन सेम सेम लगते हैं। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए पंक्तिबद्ध की भी बात बताई गई थी बुक में, योगाभ्यास के लिए उचित बैठने की व्यवस्था। पूर्ण वृत्ताकार की भी बात बताई गई है, और अर्धवृत्ताकार की भी बात बताई गई है, अर्धवृत्ताकार। और इसमें आयताकार की भी बात, आयताकार की कही गई नहीं है, ठीक है, आयताकार की बात नहीं कही गई है। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है ना, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें क्या दिया गया है? उचित, हाँ सॉरी, उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है, बराबर है ना, सही है, व्यवस्था की बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर डी, आयताकार व्यवस्था। अर्ध आयताकार अवस्था, ये होना चाहिए इसका आंसर। देखिए एनटी वालों ने अलग दिया है, बी नंबर दिया है, बी नंबर, ठीक है, ध्यान रखना, बी नंबर दिया है, ये वाला आंसर दिया गया है, लेकिन ये होना चाहिए था अर्ध आयताकार अवस्था। 84 है योगाभ्यासियों की अध्यापन विधियों नामक पुस्तक के अनुसार, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना स्थान चाहिए? डी 40 फुट 40 वर्ग फीट। 40 40 वर्ग फुट चाहिए योगाभ्यास के लिए बैठने के लिए स्थान। एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। ये 40 हमारा पूरा बताया गया है, ठीक है, उसमें स्थान बताया गया है। और जो मैट होता है, मैट में जो कपड़ा डाला जाता है वो 6x3, तो 18 वर्ग फीट होता है वो कपड़ा। या फिर उसमें ऑप्शन योगा मैट भी आ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है वर्ग फीट। तो पूरा वर्ग फीट में आएगा तो मैट का पूछेगा या कपड़े का पूछेगा, 18 वर्ग फीट आएगा, ठीक है। और जगह पूछेगा, ये जगह आएगा 40 वर्ग फीट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, वर्ग फीट में देगा तो 18 बताना है, ठीक है, 18 बताना है, 6x9 ऐसे देगा लांबी रुंदी में, तो इस तरीके से बताना है। पूरा देगा वर्ग फीट में तो इस तरीके से 18 लगाना है। तो हमारी जो लंबाई में आएगी वो 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, क्योंकि 2 इसका, और चौड़ाई जो आएगी वो आएगी 5। इसमें 3 + 2 होगा और 6 + 2 8 होगा, ठीक है। और इसका दोनों इंटू करेंगे हम, 8x5 तो हो जाएगा हमारा 40 वर्ग फीट। तो लंबाई पूछेगा तो 8 आ जाएगी, ठीक है, 8 में देगा तो 8 आ जाएगा, और ऊंचाई चौड़ाई देगा तो 5 आ जाएगी। और इसमें देगा दोनों को मिलाकर वर्ग फीट के हिसाब से, और मैट की या कपड़े की लंबी रुंदी तो 18 वर्ग फुट बताना है सारा मिलाकर। और जगह जगह तो ये तो पता है सबको, 40 वर्ग फीट आएगा, ठीक है। देखिए 18 में भी दे सकता है फीट, और 63 भी दे सकता है लंबी रुंदी में, 85। देखिए इस उसी में से क्वेश्चन आए हैं और भी। कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थी को
प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसमें बता रहा है कि कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थी के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। बताएगा परियोजना विधि, सर वार्तालाप, सर प्रोजेक्ट है सर, परियोजना विधि। क्या निर्देशन अभ्यास विधि। क्या हो सकता है इसका आंसर? सर ए। परियोजना विधि। ठीक है, यही लग रहा है हमें सबको। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड्स 85 नंबर, 85 डी नंबर आ रहा है। डी नंबर आएगा निर्देश अभ्यास विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है निर्देश अभ्यास। मैंने 7 विधियां बताई गई थी ना आपको 7 विधियों का नाम बताया था मैंने। ठीक है, पहला आता है व्याख्यान विधि, पहला व्याख्यान विधि हमने पढ़ा था, फिर अनुदेशन अनुक्रिया विधि, फिर व्यक्ति का अनुदेशन अनुक्रिया विधि, फिर समूह विधि, फिर 5वें नंबर पर आता है निर्देशन अभ्यास विधि, 6वें नंबर पर आता है ये प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, और 7वें नंबर पर आता है डेमोन्स्ट्रेशन विधि। तो इसमें बताया कि कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थी के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए, ठीक है, देखिए अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। यानी कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल में, ठीक है, स्किल में बता रहा है। ठीक है, कक्षा के अलावा जब हमारा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद क्या दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है ना, यानी उनको अभ्यास करने के लिए बताया जाता है, बुक्स गाइड्स दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए शीर्षासन करना है घर जाकर, हाँ इससे हम इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो हम उनका निर्देशन, शीर्षासन करना है घर जाकर, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, टीचर ने दिया गया है। छात्र घर जाकर अभ्यास करता है, छात्र घर जाकर क्या करता है, अभ्यास करता है। और दीवार का सहारा लेकर टीचर ने डायरेक्शन दी है ना, उसी तरह से दीवार का सहारा लेता है ना। स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है यानी अभ्यास करता है। स्टूडेंट क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो कक्षा के अलावा हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो निर्देशन अभ्यास विधि, आसनों के अभ्यास के दौरान प्रयत्नशील अनंत समापत्तिभ्याम अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। महर्षि पतंजलि। तो सिंपल था, प्रयत्नशील अनंत समापत्तिभ्याम अवधारणा महर्षि पतंजलि के अनुसार दूसरे पाद के साधन पाद के 47 सूत्र में। ठीक है, और स्थिर सुखम आसन भी बताया गया है, स्थिरता और सुख का आसन। उससे क्या होगा, प्रयत्नशील अनंत समापत्तिभ्याम। ठीक है, परमात्मा में मतलब प्रयत्न की शिथिलता से अनंत समापत्तिभ्याम यानी परमात्मा में मन लगता है। ठीक है हमारा। गोरखनाथ में गोरक्षासन कितने बताए, षडांग योग बताया गया है, गोरखनाथ ने बताया है। और कौन से ग्रंथ में बताया गया है षडांग योग, गोरखनाथ गौरक्ष संहिता में षडांग योग। संहिता में बताया गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसमें कुछ इतना नहीं था। ठीक है, क्लियर है। 87 हठ प्रतिभा के अनुसार किस अभ्यास से क्षय कुष्ठ एवं कोष्ठबद्धता नामक विकार नष्ट हो जाता है। महामुद्रा। महामुद्रा, सॉरी ये महाबंध है, ये महामुद्रा। क्षय कुष्ठ उसमें श्लोक ही बताया गया था, उदाहरण। तो इसमें महामुद्रा ऑप्शन है हमारा। महामुद्रा से क्या होता है, महाक्लेश, पत्य अपत्य और क्षय कोष्ठ उदावर्त। और महाबंध में आता है कालपाश, फेमस है कालपाश, और त्रिवेणी संगम। मन केदारनाथ मन केदार पे चला जाता है, आज्ञा चक्र। ठीक है, केदार स्थान का कौन सा स्थान बोला जाता है, आज्ञा चक्र वाला स्थान बोला जाता है। मन केदार में लीन हो जाता है। और महावेद में वलित फलित, और महावेद की और विशेषता है महाबंध और महामुद्रा, उसके बिना संभव नहीं होती है।
उसके बिना संभव नहीं होती है, ठीक है। और खेचरी के लिए सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। और ये क्या करती है, रोग शोक नहीं होता, जीव से जीवन से संबंधित है, जीव से संबंधित है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ है और रोग शोक नहीं होता है, ठीक है। और भी इसके लाभ बताए गए हैं। अच्छा, इसमें इतने मतलब इसमें इतने इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और भी लाभ है खिचड़ी के बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, हठ प्रतिज्ञा के अनुसार किस बंधक के अभ्यास से शरीर के 16 आधार का नियंत्रण होता है? जालंधर बंद। जालंधर जालंधर बंद। तो सबको पता है जालंधर बंधा, 16 आधार का नियंत्रण होता है। ये तो अभी देखा था हमने, 16 आधार का निरंतर होता है जालंधर बंध से। और वात दोष दूर होता है हठ प्रतिज्ञा के अनुसार, ठीक है। और मूल बंध में मल मूत्र की कमी, ये बहुत जगह पर मल मूत्र की कमी बताया गया है, ठीक है। मूल बंधा आएगा तो मल मूत्र की कमी वाला ऑप्शन लगा देना है, क्वेश्चन आ सकता है। और नाद बिंदु की एकता होती है, ये भी बहुत जगह पर बताया गया है, मल मूत्र की कमी और नाद बिंदु की एकता और आत्मा परमात्मा की एकता, इस तरीके से बताया गया है। उड़ान बंध में क्या होता है, महाखग सुषुम्ना में उड़ान भरता रहता है, जो वायु है वो सुषुम्ना में उड़ान भरता है उड़ान उड़ान बंध के अभ्यास से। और महाबंध कालपाश, काल का नाश करने वाला, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें जो सीक्वेंस है हठ प्रतिज्ञा के अनुसार, मुद्रा में, मुद्रा के सीक्वेंस में पहले मूल बंद होता है, फिर उद्यान बंद होता है, फिर जालंधर बंद होता है, ठीक है। और फिर महाबंध होता है, ये ध्यान रखना है। सर या हठ फिर प्रतिज्ञा में। हाँ, जब मुद्रा का सीक्वेंस करते, जब हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं ना उस टाइम में। अच्छा। और प्राणायाम का अलग बताया गया है और मुद्रा का अलग बताया गया है, ठीक है। किसी को पता है क्या प्राणायाम में क्या किया जाता है, या मुद्रा के सेंस में? जैसे इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, मौज, मौज पता है, मौज, है ना। मौज में क्या होगा, मूलबंध, मूलबंध होगा, उड्डयन बंद होगा और जालंधर बंद होगा, ठीक है। तो ये मौज शब्द से हम ध्यान रख सकते हैं मुद्रा के सेंस में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 89, स्वामी कुवलानंद जी के अनुसार पुष्टवंश के स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा आसन प्रमुख है? पुष्टवंश यानी, देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग is significations keeping in view the health of the back, बैक साइड की बात बताया गया है पृष्ठवंश, ठीक है। अकॉर्डिंग स्वामी, अभी कोई तो पढ़ा नहीं है कुवलानंद का, ठीक है। लेकिन पुष्टवंश के लिए यानी बैक साइड वाला जो पोर्शन है उसके अर्धमत्स्येंद्र बैक साइड में 89, फर्स्ट वाला ही लग रहा है, ठीक है। 89 का आंसर देख लेते हैं। 89 का है बी, गोमुख आसन, ये सही आंसर है। क्योंकि हम गोमुख आसन करते हैं तो हम हमारा जो पुष्ट है ना वो सीधा हो जाता है ना, स्पाइन, स्पाइन सीधा हो जाता है। तो उसके पुष्ट के लिए ही, पुष्ट की स्वास्थ्य के लिए हमें गोमुख आसन किया जाता है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोटेट होते हैं हम, इसमें पद्मासन में तो हो ही नहीं सकता, सिंहासन नहीं हो सकता, इसमें दोनों में डाउट है हमारा, है ना। तो गोमुख आसन ज्यादा से ज्यादा जो है वो गोमुख आसन से लाभ होता है, वो पुष्टवंश वाला, जो पीठ का भाग है वो पीछे वाला भाग जो है वो। इसमें एक मिनट, ये आंसर की गलत है क्या, क्या है पता नहीं। दो 2022 का ही है ये। इसमें अलग दिया है, अर्धमत्स्येंद्रासन दिया गया है एक्सप्लेन में। बैक को ट्विस्ट करती है ना, ये भी मतलब लगता है हमें जैसे कपड़ा की पानी निकलना।
ये सर्वाइकल और कंधे के लिए गोमुखासन। इसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन आएगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा की में गलत दिया है क्योंकि ये बैक को ट्विस्ट करती है। जैसे कपड़ा हम पानी में निकाल डालते हैं ना, है ना, थोड़ा सा मरोड़ते हैं, उसी तरह से। तो पुष्ट के भाग के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और गोमुखासन जो है वो सर्वाइकल और कंधे के लिए है, ठीक है। इसको हम बाद में भी चेक करके बता देता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद में भी, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका ए ऑप्शन ही सही है। चलो नेक्स्ट करना है। हेलो, बोलिएगा। हाँ जी सर। यस सर। जी दंत धोती के भेद विवरण संहिता के अनुसार हमने पढ़ा था, एक्सप्लेन भी किया था इसको। पर इसमें हाँ, थोड़ी पाँच। कंफ्यूजन है, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन 2 कान पाँच मिला के से- 5 बोलेंगे क्या? हाँ, 5 ही बोला जाएगा इसको। है। क्योंकि जो 2 कर में कान होते हैं, बताया, लेफ्ट राइट। हाँ, ये तो राइट और लेफ्ट हमने उसमें किया था ना। अच्छा हाँ, सर, इसे बुक में 4 लिखा रहता है ना, तो वो कंफ्यूजन हो रही थी इसमें कि क्या दोनों बोलना के लिए चाहिए। बोला गया, दोनों के लिए बोला गया है। हम्म। और इसको आंसर हम देख भी लेते हैं ना, उसमें क्या है, लेकिन 5 ही है, इसका सही आंसर 5 ही है, 90 नंबर। ये 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 गलत है सारा, ये जो इसमें दिया गया है ना, पता नहीं ये किस, इनसे शायद आंसर की सिंकी है, कोई और पेपर का तो नहीं हो गया कहीं? इतना गलतियां कैसे हुई हैं? ये सही आंसर है। ये 5 बताया गया है कर्ण के लिए। हम्म। पता नहीं वो आंसर की कहाँ से आई तो। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर मेरे पास ना प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है सॉल्व, उसमें भी बहुत सारे आंसर्स मैच नहीं हो रहे आपकी आंसर की से। नहीं, ये जो अभी दिखा ना, हमने जो आंसर देख रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। कुछ कुछ वो जो आंसर की है ना, उसमें कुछ फाइल दिख रहा है, ठीक है, आंसर की में। लेकिन ये जो अभी तक हमने आंसर किए वो सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बुक में भी गलत हो जाता है वो प्रिंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के मूल क्वेश्चन आया है, तो बताएगा। इसमें ऑप्शन 2 चुनना है हमको। धर्म के मूल कौन से 2 है? श्रुति, विद्या, सदाचार, अक्रोध, यश। फर्स्ट वाला होना चाहिए। ए सी। और सी देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो आंसर की नहीं देखेंगे हम, ठीक है, ये आंसर की नहीं देखेंगे। श्रुति, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर लिया है पहले से, श्रुति और सदाचार, ये 2 आ गए। ए और सी जिसमें है, ये आंसर की को कॉपी कर देंगे पहले। ए सी पहले नंबर पर ही है, ठीक है। तो श्रुति और सदाचार, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी जस्ट। तो तीसरे अध्याय, 3 अध्याय बताए गए इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में। आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायचित कांड, ठीक है। ये कांड से नाम से जाना जाता है। धर्म का वर्णन आता है, 5 बताए गए। श्रुति, स्मृति, सदाचार, प्रिय आत्मन और सम्यक संकल्प काम, ये 5 बताए गए धर्म के मूल। इन्हीं आचरण, इनसे पराधर्म, आत्मदर्शन। परधर्म क्या है? परम धर्म जो है वो आत्मदर्शन है, ये ध्यान रखना है। ये तो धर्म बताया गया है 5, श्रुति, स्मृति, सदाचार, प्रिय आत्मन, सम्यक संकल्प। लेकिन जो परम धर्म है वो आत्मदर्शन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है परम धर्म क्या है, तो आत्मदर्शन है। याज्ञवल्क्य के धर्म के मूल बताए गए हैं, ठीक है। याद होनी चाहिए 5, श्रुति, स्मृति, सदाचार, प्रिय आत्मन और सम्यक संकल्प का। 92 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। थोड़ा शांत रहना, थोड़ा सा 92 नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताए गए हैं? मायातीत होने के लिए तो हमने अभी बताया भी था आप लोगों को, अहंकार युक्त कर्म वगैरह बताया था ना, हम आपको एक्सप्लेन करके दिए थे। निर्द्वंद भी शब्द दिए थे, याद आ रहा है कुछ? 2023 का अभी जस्ट एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट वाला ही हो गया, ACD इसका। डी, ये फर्स्ट वाला आएगा, है ना?
तो देखिए इसमें आएगा ए नंबर आएगा कर्मफल का त्याग, हमने बताया कर्मफल का त्याग, और अहंकार युक्त कर्मों का त्याग भी बताया था आपको, और निर्द्वंद होना। मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताए गए? तो निर्द्वंद होना, मतलब द्वंद्व रहित भी होना। प्राण साधना तो नहीं हो सकता है, और सदा खुश रहना ये भी नहीं हो सकता। सिंपल था ये। जैसे 10वें अध्याय के, इसमें 10 अध्याय बताए गए, 84 सूत्र बताए गए हैं नारद जी द्वारा। इसमें बताया गया ना कर्मफल का त्याग, कर्मों में संन्यास लिया है, ठीक है, निर्द्वंद होना, अहंकार युक्त कर्म का त्याग, वेदों के लिए संन्यास लिया है, यानी वेदों के कर्म नहीं मानना है हमें, है ना, और परमात्मा में डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये सेम 22 में भी आया था, और 22 का थोड़ा सा घुमाकर 23 में पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। योग सूत्र के अनुसार विक्षेप सहभुव, ये भी बहुत बार पूछा गया है। विक्षेप सहभुव कौन कौन से हो सकते हैं? सूत्र जिसको याद है वो बता। दुख दौर्मनस्य अंग में दैत श्वास प्रश्वास ऑप्शन सी, बी दुख सी और और मनस बी अंग में डी जो ई है बी डी श्वास ई प्रश्वास। तो किसमें है? बी, ई और डी, बी ई डी सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये आया, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर है। दुख का दौर में संग में जो तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भगवत गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है, किन किन से श्रेष्ठ कहा गया है योगी भगवत गीता में? कर्म करने वाले। इसमें ऑप्शन है, 3 ऑप्शन चुनना है हमको। कर्म करने वाले से, स्पर्धा करने वाले से, तपस्वियों से, आचार्यों से, शास्त्र ज्ञानियों से। ए है और ACE, ACE। ACE एक ही होगा, निष्काम कर्म वाले को कहते हैं कि सकाम कर्म? अच्छा, सकाम कर्म वाले को सकाम कर्म दिया है ना। ACE। ठीक है, ACE एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या आंसर सही है इसका? हाँ वही आपने बताया ना, ACE तपस्वियों ए से। क्यों होगा, लेकिन ए वाला क्यों होगा इसमें? हाँ, सकाम कर्म श्रेष्ठ बोला है ना। है। जो योगी श्रेष्ठ है सकाम कर्म करने वालों से, तपस्वियों से, और शास्त्र ज्ञानियों से भी। तपस्वियों से, ज्ञानियों से, और कर्म। सर लेकिन काम तो मैं निष्काम भाव से करना चाहिए ना, ये ऐसे कुछ। कंपैरिजन थोड़ी कराया है सर इसमें, ये तो समझ नहीं आया। देखिए, हाँ आप निष्काम कर्म वाले और देखिए सकाम कर्म वाले में श्रेष्ठ बता रहा है ना, योगी को श्रेष्ठ बोला गया है। तो सकाम कर्म जो कर रहे हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से है, और शास्त्र ज्ञानियों से है। देखिए उसमें 3 कर्म बताए गए ना, कर्म, अकर्म, और विकर्म। कर्म, अकर्म, अकर्म, और विकर्म। सही है? ठीक है, बताइए इसका मीनिंग क्या हाँ होता ये है? सही है, कर्म कर्म विकर्म। हाँ ठीक है, देखिए तो पहले इसको देख लेते। विकर्म यानी ये जो पापी लोग करते हैं, ठीक है, विकर्म यानी। अकर्म को निष्काम कर्म बोला गया है, ये ध्यान रखना है। अकर्म को निष्काम कर्म बोला गया है। और कर्म में क्या आएगा? सकाम कर्म आएगा। आ जाएगा, है ना। और नित्य कर्म भी आ जाएगा इसमें, और नैमित्तिक भी आ जाएगा, वैसे देखा जाए तो, है ना, तीनों आ जाएंगे। तो ये नित्य भी कर्म आ रहे हैं इसमें, निमित्तिक भी आ रही हो, तो सकाम भी आ रहे हैं। तो ये कर्म की कैटेगरी में हो रहा है ये, ठीक है, सकाम वाला। तो इसीलिए सकाम कर्म करने वालों से भी है, तपस्वियों से भी है, और शास्त्र ज्ञानियों से भी। और उसमें श्लोक में दिया गया है, ये श्लोक में देख लीजिएगा आप लोग, कर्मियों से बोला गया है इसमें 7वें अध्याय के 46 नंबर पर। 7वें अध्याय के 46 नंबर पर बताया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और इसमें स्पर्धा करने वाले और ये जो आचार्य है, इसकी तो बात ही नहीं बताई गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं।
95। भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार, सात्विक कौन कौन से हो सकते हैं सात्विक आहार? स्निग्ध, स्निग्ध और रस्य और रस्य, रस्य और स्थिर। स्थिर। हाँ, क्योंकि गत रस हो नहीं सकता, है ना, बिना रस हो गत तो रस में क्या होता है? बिना रस वाला, गत रस बिना रस। रुक्ष, रूखा, ये रुक्ष भी नहीं होगा। सूखा टाइप बी भी सी नहीं ई, होता। हम्म, रस्य सिग्न बी और सी ई, सी ऑप्शन। बी सी हम्म, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हमारा। श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय में बताया गया है श्रद्धात्रय विभाग योग में त्रिविद्या आहार की चर्चा आती है 8वें 9वें 10वें। ठीक है, इसमें सात्विक रासिक तामसिक 8वें नंबर पर सात्विक, 9वें नंबर पर रासिक और तामसिक 10वें नंबर पर। ठीक है, सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं था ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार जिन 4 आसनों का वर्णन किया गया है, कौन से 4 आसन बताए गए? 4 आसन तो फेमस है, जिसमें जिसमें बताया गया उसमें सेम फेमस है। ठीक है, और सेम आ जाते हैं। ठीक है, बताइए। सिंहासन, भद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन। हाँ, ये 4 आसन ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका में भी है, बिंदु में भी है, 4 आसन बताए। डी ई, डी और ई, डी और ई, बी नंबर ऑप्शन आएगा इसमें। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, सिप 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 सिंह करके भी है, सिंह। ठीक है, ध्यान बिंदु में षडांग योग आता है, षडांग योग की चर्चा है। जिसमें जिसमें ये 4 आप 4 ये सभी में है, वैसे शिव संहिता को छोड़कर। शिव संहिता में 3 बताए गए, जैसे सीधे सिद्धांत पद्धति में भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं 97। योग चूड़ामणि में वर्णित है, योग चूड़ामणि में वर्णित क्या क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ, 4 बताना, ए, बी, सी और डी। हाँ, डी। मिताहार का वर्णन नहीं किया गया है, तो मिताहार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें नहीं बोल रहा है, तो ये को हमको हटाना है। ई नंबर ऑटोमेटिक, ई नंबर तो हट जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें षडांग योग बताया गया है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सिद्धासन और कमलासन, कमलासन को पद्मासन बोला गया है। छठ चक्र भी है और षोडश आधार भी है और त्रिलक्ष्य है। तो हमको गोरख संहिता में भी मिलता है, ये सेम सेम चीजें मिलती है। ठीक है, सारी चीजें मिलती है गोरख संहिता में भी। वहां पर 2 लक्ष्य मिलते हैं। हाँ, 2 लक्ष्य मिलते हैं, बहिर्लक्ष्य और अंतरलक्ष्य, और इसमें त्रिलक्ष्य मिलते हैं। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 लक्ष्य बोला जाता है, ये सेम है। इसमें जो 3 लक्ष्य है वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सेम है, और गोरख संहिता में 2 लक्ष्य। ठीक है, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। एनालिसिस किया है, इसका देख लेते हैं। योग चूड़ामणि, गोरख संहिता में 2 लक्ष्य बताए गए, यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 50 तक क्लियर कर लेते हैं इसको। योग तत्व के अनुसार बताना, इंद्रियों का लय लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते, शयन करते भोजन करते निःशुल्क से ईश्वर का ध्यान करें। लय एक प्रकार का कहा गया है, लय करोड़ों प्रकार की कहा गया है। तो इसमें देखिएगा, 2 भी चुनना है, 3 भी चुनना है। क्या चुन सकते हो? योग तत्व के अनुसार आपको लगाना है। चित्त का लय ही लय योग है, हाँ, लय करोड़ों प्रकार का कहा गया है, करोड़ों प्रकार का कहा गया है। और चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते निष्कलुष ईश्वर का ध्यान करें। सही आंसर है, ए नंबर का सही आंसर है। ठीक है, बी हमारा जो ए
ए बी सी डी ई, ए बी सी, ये जो हमारा आंसर था ना, ये ए नंबर आंसर सही है, बी सी और ई। बी सी ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। इसमें बताया गया है जैसे योग तत्व उपनिषद में 4 योग बताए गए, मंत्र योग, लय योग, हठ योग। हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग बताया गया है। और मंत्र योग में पूछा जा सकता है 12 वर्ष जब करके सिद्धि प्राप्त होती है अल्प बुद्धि वाले को। और लय योग का ध्यान, ये लय में बताया गया हठ योग के सेंस में, ठीक है। ये 4 योग की बात आती है योग तत्व उपनिषद में, और हठ योग में अष्टांग योग आता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। 99 योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय बताए गए हैं। चित्त शुद्धि के उपाय क्या बताए गए हैं, बताइएगा। सर प्रच्छर्दन, विधाराभ्याम विधारणाभ्याम, और ऊपर वाला विशोकावा ज्योतिष्मति, सुषमा ये विषय आएगा वीतरागवा चित्तम, चित्राग विषयम च चित्तम, ACE, ACE। एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, वितराग विषय व चित्तम। वैसे तो चित्त शुद्धि के लिए 2 उपाय बताए गए हैं और चित्त स्थिरता के लिए 5 उपाय बताए गए। 5 बताए गए। मैत्री, करुणा, मुदिता और मैत्री, करुणा, प्रच्छर्दन ये मुदिता, विधाराभ्याम चित्त शुद्धि के लिए है। और ये भी आएगा, प्रच्छर्दन, विधारणाभ्याम। करुणा और प्रच्छन्न ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें शुद्धि के लिए 2 ये भी बताए गए हैं, जैसे ये ऑप्शन में है इसलिए ऑप्शन को नहीं लगाना है, ठीक है। श्लोक के अकॉर्डिंग ये चित्त स्थिर के लिए है। अब ये, हाँ ये तो बोला ही गया नहीं, तजपस से तजपसदर्थ भावना और सूक्ष्म विषयतम चालिंग पर्यावसानम, चालिंग पर्यावसानम होता है। ये भी तो बताया नहीं गया, तो इसको छाड़ लेना होता है, बी और डी। ये सिंपल था क्वेश्चन, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है आप लोगों को, स्थिरता के लिए क्या बोला गया है और सिद्धि के लिए क्या बोला गया है। चित्त शुद्धि का वर्णन आता है 34 से 39 तक और चित्त प्रसाद 30 तक। हर रोज बारिश आ रहा है हमारे यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 100 वाला क्वेश्चन। योग सूत्र के अनुसार भूतजय के परिणाम के स्वरूप क्या होता है। अभी हमने करवाया था क्वेश्चन आप लोग को। अरिमा आदि का काया संपत्ति और सर ये 2 हैं, बी और डी। बी और डी भूतजय के परिणाम स्वरूप हमने आपको इसको एक्सप्लेन किया था, है ना, किया था ना अभी 2025 में। हाँ तो वही क्वेश्चन है ये, और उसको घुमाकर ये वाला पूछा गया था 23 में काय संपत्ति का, है ना। ऑप्शन में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत मतलब फायदे में पढ़ रहे हो, जो अभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, सच में आप लोगों का लाभ होगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कितना भी पढ़ो लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, तो अच्छे से आंसर मतलब क्या आ रहा है यही पता नहीं चलता हमको पेपर में। तो अनिमादि प्रादुर्भाव और काय संपत्ति की प्राप्ति, ये 2 ही बताया गया। उसमें समझ रही था कि भूतों में, है ना, जो भूतों के धर्मों से विघ्न नहीं होता, ये भी होता तो वो भी लगा सकते थे। तो इसमें जैसे आगे जाकर इंद्रिय जय किससे होता है, तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत, इनमें संयम करने से इंद्रिय जय होता है। मन शरीर की गति से कहीं भी जा सकता है। और का स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, ठीक है। तो देखिए सारी चीजें सेम है, जैसे अर्थवत, अन्वय, ठीक है, सूक्ष्म, ये सारी चीजें सेम है। बस इसके दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलग दिख रहा है और इसके दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है, बाकी सेम है। तो इंद्रिय से क्या होगा, मनोजयित्व, यानी मन के जैसी हमारी गति हो जाती है, और प्रधान जैसी यानी प्रकृति पर विजय हो जाता है। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रिय जैसे क्या होगा, जैसे भी भूतों से हुआ, भूतों के परिणाम से ये 2 बताए गए हैं, है ना।
लेकिन आगे पूछा जाएगा कि इंद्रिय जैसे क्या होगा, तो मनोजयित्व विकर्ण भाव और प्रधान जैसे, ये ध्यान रखना। सूत्र पढ़ लीजिएगा लगे तो। अनिमादि प्रादुर्भाव काय संपत धर्मान विघातस्य, ठीक है, ये अपना भूत जय वाला था, ये भूत जय वाला था, और ये इंद्रिय वाला। मैंने इंद्रिय वाला इसीलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, उसी के नजदीक है। चलो, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए, जल्दी हो जाएंगे, कल और परसों तो दो दिन में हो जाएगा हमारा।